तो स्वागत है आपका समृद्धि जीएस क्लास में। आज हम आधुनिक भारत के दूसरे क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार देखेंगे। ठीक है, एक बात बताना चाहूँगा आपको, कोई भी क्लास आप पढ़िए या कोई भी बुक, उसमें पहले सबसे बड़ी बात कि उसमें क्या, क्यों, कहाँ और कैसे, इन चारों शब्दों को ढूंढिए आप। जब ये शब्द का अप्लाई करने लगेंगे तो कोई भी चीज़ आप क्रिस्टल क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, जैसे क्या, क्यों ब्रिटिश साम्राज्य का इतना विकास हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बस इन चार बातों का ध्यान रखिए आप। पूरे एनसीईआरटी पे आधारित है। तो शुरू करते हैं, ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे। आज का हमारा लेक्चर है ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार। पहला, इनका विजय। इनकी विजय सम्मेलन की नीति क्या थी? जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, सिख जैसे बड़ी भारतीय शक्तियों का युद्ध द्वारा हराना। ठीक है, इनमें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने में पहला नीति थी विजय और युद्ध द्वारा। ठीक है, दूसरी नीति है कूटनीति एवं प्रशासनिक द्वारा, मतलब कि घेरे की नीति, आगे देखेंगे, सहायक संधि और व्यापकता का सिद्धांत। घेरे की नीति उसे कहते हैं जैसे कि ये हो गया आपका ब्रिटिश। ठीक है, इसके अगल बगल के ये राज्य हो गए, इसे रिंग ऑफ द फेस भी कहा जाता है, रिंग ऑफ द फेस। तो जो ये बगल के राज्य होते हैं, इनसे संबंध स्थापित करना कि हम आपकी सहायता करेंगे, आप हमारी रक्षा करिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है घेरे की नीति। सहायक संधि मतलब अगल बगल के राज्यों से अपनी सहायता करना, मतलब सहायक संधि करना, वो भी आगे देखेंगे। सहायक संधि एक तरह से मित्रता की संधि कहा जाती है, मतलब मित्रता की भावना, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं थे, अपना बस देखते थे। व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है उसे। व्यापकता के सिद्धांत में पूरी तरह से अपने को मर्ज कर लेना, मतलब कि अपने राज्य को अंग्रेजों में मिला लेना, इसी ही कहा जाता है व्यापकता का सिद्धांत। तो पहला हम देखते हैं घेरे की नीति, रिंग ऑफ द पॉलिसी। बोले ना, ये किसने लागू किया? पहले वारेन हेस्टिंग लागू किया, इसे बफर जोन बनाकर। ये हो गया बफर जोन। कंपनी की सीमाओं का रक्षा करना, ये हो गया अगल बगल के राज्य। ठीक है, दूसरा, मराठा और मैसूर के साथ युद्ध में प्रतिनिधित्व रखें, इनके साथ भी किए। घेरे की नीति में सम्मिलित राज्य को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देना, मतलब कि ये ब्रिटिश हो गए। ठीक है, और बाहरी राज्यों से ये मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करते थे। तो अगर कोई बाहरी इन राज्यों पे कोई आक्रमण भी करता था, तब अपनी सेना भेजते थे, लेकिन खर्चा इन्हीं राज्यों से लेते थे। ठीक है, इसके कहने मतलब ये। चौथा, विस्तार। इसका विस्तार कौन किया? बेलंजली की सहायक संधि, इसी का विस्तार है, बेलंजली की सहायक संधि। कौन सी? रिंग ऑफ द फेस वाले का। सहायक संधि भी ऐसी ही है, लेकिन उसको माना जाता है कि मित्रता की नीति पे। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। सबसे पहले शुरू कौन किया? डुप्ले। आपको पढ़ाए थे पहले क्लास में। डुप्ले जो था यूरोपी जो था भारत में पहले प्रयोग किया, बहुत ज़बरदस्त था ये। फ्रांसिस, इसी ने फ्रांसीसी की नींव रखी थी एक तरह से, और लाली के आने के बाद बर्बाद हो गया पूरा फ्रांसिस। अब देखिए आगे है, बाद में व्यापक रूप से इसको कौन लागू किया? इसको लागू करने वाला बेलंजली था। इसकी विशेषता देख लेते हैं। इस सहायक संधि में क्या होता था कि भारतीय राजा विदेशी संबंध कंपनियों के अधीन, मतलब भी कोई भी अगर आप विदेशी संबंध स्थापित करते हैं तो कंपनी के अधीन रख के करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे विदेशों से। अन्य राज्यों पर विचार विमर्श कंपनी करेगी, मतलब युद्ध भी और अन्य राज्यों का भी विचार विमर्श कौन करेगा? कंपनी करेगी। ये विमर्श नहीं रहेगा, यहाँ कंपनी लिख लीजिए। अच्छा, विमर्श सही है। ठीक है, बड़े राज्य अंग्रेजी सेना रखेंगे, मतलब जो बड़े राज्य हैं वहाँ अंग्रेज क्या करेंगे? अपनी सेना रखेंगे, और खर्च राज्य उठाएगा, कमान अंग्रेजी अधिकारी संभालेगा। ठीक है, बड़े राज्यों के लिए था। और राज्य क्या करेंगे? अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिमेंट भी रखेंगे, जो खुफिया रूप से रहते थे और पूरी जानकारी उठा के अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, गुप्तचर जिसे बोला जाता है। और राज्य बिना अनुमति के किसी भी यूरोपी से, पांचवा है कि राज्य बिना अनुमति के किसी यूरोपी से को सेवा नहीं देगा। पहले में क्या था कि भारतीय राजा विदेशी संबंध कंपनी के अधीन रखे करेंगे, वैसे ही मतलब सेवा में भी नहीं रखेगा और विदेशी संबंध भी नहीं स्थापित करेगा।
और छठवां है कंपनी राज्य की रक्षा करेगा। जो कंपनी है राज्य की रक्षा करेगी, किससे? शत्रुओं से। कंपनी जो है राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी, मतलब आपके आंतरिक राज्य में क्या हो रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। सेना दे देगी, आपसे खर्चा लेगी, ठीक है, और आपकी सहायता करेगी। एक तरफ आठवां, संधि के तहत आए राज्य कौन कौन थे? ये महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस संधि के तहत हैदराबाद 1798, फिर मैसूर 1799, फिर तंजौर, ठीक है, फिर अवध 1802, फिर पेशवा आया 1801 में, बराइक के भोसले 1803 में संधि हुई। सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, ये सब थोड़ा उतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा। होलकर को देख लीजिए 1808, ये अंतिम मराठा था होलकर, ठीक है। अब देखते हैं अगला, व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत में आपको बताया ना कि इसमें शांतिपूर्ण विलय की नीति होती है, ठीक है, मतलब कि पूरी तरह से अपने राज्य को विलय कर देना। ये एक नीति कौन लागू किया? डलहौजी, जब 1848 से लेकर 56 में आया था, ठीक है। अब देखिए डलहौजी की गोद, इसने क्या क्या ख़त्म किया? डलहौजी ने गोद प्रथा को समाप्त कर दिया। गोद प्रथा मतलब कोई भी राजा किसी भी को अपने और गोद, मतलब कि उसका पुत्र नहीं है, गोद लेता है तो उस प्रथा को ही ख़त्म कर दिए। दत्तक पुत्र, जैसे दत्तक पुत्र में नाना साहब थे, उनको पेंशन ही बंद कर दिए, ठीक है, पेंशन जब सब बंद कर दिए। इसके अंतर्गत कौन कौन से आए? सतारा सबसे पहले 1848 में, फिर जैतपुर प्लस संभल कितने में? जैतपुर संभल एक ही साथ 1849 में। बाघाट शामिल हुआ 1850 में, उदयपुर से हुआ 1852 में, झांसी हुआ 1853 में, मतलब ये शामिल हो रहे हैं, ठीक है। नागपुर 1854 में, अवध हुआ 1856 में। यही कुशासन के आधार पर आरोप लगा के यहाँ शासन नहीं है, हम शामिल करते हैं। व्यापकता का सिद्धांत क्लियर हो गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं ब्रिटिश शासन की सीमावर्ती देशों के साथ संबंध। थोड़ा सा हम इसको भी देख लेते हैं। ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती देशों के साथ संबंध कैसा था? देखिए नेपाल पे जो है सबसे पहले भारत की तरफ से कौन? मीर कासिम ने 1762 में आक्रमण किया था नेपाल में सबसे पहले, ठीक है। और क्या हुआ? पराजित हुआ। इसके बाद आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से लेकर 16 तक। नेतृत्व कौन करता है? हेस्टिंग। सुगौली की संधि से समाप्त होता है, ठीक है, 1816 में। अब देखते हैं आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 में, ठीक है। इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन करता है? एम्स्टर्डम करता है। और कौन सी संधि के साथ समाप्त होता है? यार्डून की संधि के साथ 1826 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में, सेना का नेतृत्व करता है डलहौजी, इसमें कोई संधि नहीं होती है। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 समाप्त होता है, इसमें सेना का नेतृत्व करता है डफरिन। फिर क्या होती है? अंग्रेजों की विजयी हो जाती है। देखिए मैंने सब कुछ थोड़े थोड़े वाक्य में ख़त्म करने का सोचा है। पढ़ने लगेंगे तो आपको कम से कम 2 पेज लगेगा, 1 पेज तो लगेगा ही लगेगा। मैंने 3 लाइन में ख़त्म कर दिया। इतना ही पूछा जाता है, और कुछ ज़्यादा पढ़ना होगा तो सर्च कर लीजिएगा आप, ठीक है। ज़्यादा आपको ज्ञानी नहीं बनना है, उतना पढ़िए जिससे एग्जाम निकल जाए। अब तक यही सब पूछा गया है एनसीईआरटी से, ठीक है। घटना चक्र और एनसीईआरटी को मैंने बेस मान के यहाँ बनाया है। आगे देखते हैं। आप पीडीएफ लेकिन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ से बहुत आसानी पड़ेगी। टेलीग्राम में हम लिंक लगा देंगे, पेमेंट करके आप ले सकते हैं। बाकी वीडियो आपके लिए फ्री है। आंग्ल तिब्बत संबंध। आंग्ल तिब्बत संबंध में जब ये अभियान भेजा गया, करजन उस समय था, ठीक है, यहाँ का गवर्नर जनरल, उसने हैशबैंड अभियान भेजा। किसके? हैशबैंड के नेतृत्व में, ठीक है। और यहाँ पे एक संधि होती है, कौन सी होती है? लहासा की संधि 1904 में, और इसी के तहत आंग्ल तिब्बत खत्म होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आंग्ल अफगान युद्ध। आंग्ल अफगान युद्ध, जो आंग्ल अफगान युद्ध जब होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी युद्ध के साथ भारतीयों को प्रेरणा मिलती है कि जब अफगानी हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं, ठीक है। हराए तो नहीं, लेकिन हराने तक इनको मजबूर कर दिए थे। ये 1839 से लेके 1842 है, 5 नहीं रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है? 1839 से लेकर 42 तक। इसमें ब्रिटिश इंडिया का नेतृत्व करता है लॉर्ड ऑकलैंड, ठीक है। और समाप्ति के समय कौन होता है? एलनबरो। यानी कि प्रारंभ में ऑकलैंड आते हैं लेकिन इनको हरा ही देते हैं सब,
फिर इसको वापस बुलाया जाता है और फिर किसको भेजा जाता है, लॉर्ड एलनबरो को। और ये आके तब एलनबरो जो है 42 में, इसके बारे में पढ़ेंगे आपको, ठीक है, दास प्रथा को ख़त्म किया था। ये आके हराता है और इसमें किसको हराता है, दोस्त मोहम्मद को, ठीक है। ये आत्मसमर्पण तब जाके करता है, लेकिन 3 साल तक चला था। आप समझ सकते हैं कितना युद्ध तगड़ा चला था, ठीक है। इसीलिए भारतीयों को प्रेरणा मिल गई थी। अब यहाँ पे सिंहासन पर कौन बैठता है, शाह शुजा बैठता है, शाह भुजा नहीं है, शाह शुजा है, ठीक है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब होता है, 1878 से लेके 80 ईस्वी में। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करता है, लॉर्ड लिट्टन। संधि होती है गंडमैक की संधि, और इस तरह से आंग्ल अफगान युद्ध खत्म होता है। अब हम देखते हैं भारत में प्रारंभिक विद्रोह के कारण, ठीक है, कौन कौन से कारण हो सकते हैं। जैसे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में मुख्य रूप से जैसे सहायक संधि, किसी भी राज्य के साथ एक सहायक संधि करते थे, एक तरह से ज़बरदस्ती ही था, दोस्ती निभाते ही कहाँ थे ये, दोस्ती तो कहते थे कि हम दोस्ती करेंगे, अभी हम पढ़े हैं कि सहायक संधि में क्या होता है। लेकिन ये क्या करते थे कि अपना तो बात मनवा लेते थे, तो उनकी जब बात आती थी तो छोड़ के भाग जाते थे, इनको बस फायदे से था अपना। गोद प्रथा इन्होंने ख़त्म कर दिया। अब कोई भी दत्तक पुत्र को लिया था गोद, उसका पेंशनें बंद कर दिए सब। अवध के साथ विश्वासघात किए, ठीक है। बहादुर शाह का अपमान किए, दत्तक की प्रथा को समाप्त कर दिए। अफगानिस्तान में अंग्रेजों का पराजय हुआ। वही बात यहाँ बोल देना, पराजय नहीं हुआ था लेकिन होने वाला था, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों के मन में भी राजनीतिक कारण आ गया कि जब वो ऐसे कर सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं, ठीक है। अब सामाजिक कारण में देख लेते हैं। काले गोरे का भेद, अंग्रेज खुद को श्रेष्ठ मानते थे, ठीक। भारतीयों में हीन भावना मतलब भारतीयों क्यों हीन भावना समझते थे, ठीक है। अब धार्मिक कारण देख लेते हैं। योग्यता की जगह किसको ज़्यादा मान्यता देते थे, धर्म को, ठीक है। मतलब उनके धर्म को भी ज़्यादा मान्यता नहीं देते थे, ठीक है। और कहते थे कि हमारा धर्म सही है। ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, बोले कि कहते थे कि हमारा धर्म सही है और इसी का ये प्रचार करते थे। हिंदू मुस्लिम किसी सिख ईसाई, मतलब ईसाई को मानते थे और किसी सिख को भी नहीं मानते थे। अब देखिए आर्थिक कारण, भारतीय उद्योग धंधों को क्या करना चाहते थे, नष्ट। अब किसी को हम ही आपके उद्योग धंधे को नष्ट करेंगे तो आपको तकलीफ होगी, आप हमसे युद्ध करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी होती थी। बलाश्रम का परिसीमित, बलाश्रम ये होता है किसी को अनैतिक कार्य में लगाना। क्या करना, अनैतिक कार्यों में लगाना, उसे क्या कहते हैं, बलाश्रम। और उसके योग अनुसार को मतलब योग उसकी काम के अनुसार को पैसा ना देना, यही होता है बलाश्रम कम परिश्रमिक। अकाल और सूखा, बाढ़ जब होता था तो कोई सहायता नहीं करते थे, मतलब किसी क्षेत्र में अकाल पड़ जाता था, सूखा हो जाता था, शासन चलाते थे। लेकिन जब पड़ता था सूखा का, कुछ नहीं, मरने दो, तो भड़केंगे ही लोग। राजाओं नवाबों की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई थी इस समय तक, ठीक है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं भारत के प्रमुख विद्रोह और आंदोलन। ये देखिए विद्रोह हो जाएगा एक में, ठीक है। विद्रोह, समय, नेतृत्व, प्रभावित क्षेत्र, कारण। ये जो कारण है ना, मैंने इसलिए लगा दिया है कि क्यों हुआ, ठीक है। अब देखिए विद्रोह में सन्यासी विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट। समय क्या था, 1793 से 1800 ईस्वी तक। नेतृत्वकर्ता कौन था, केना सरकार, मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। एरिया मतलब प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, बंगाल था, बिहार था, ठीक है। ये कारण क्या थे, क्यों ये विद्रोह हुआ। ये क्या करते थे कि हिंदू मुस्लिम के पवित्र स्थलों और तीर्थ यात्रियों पर क्या करते थे, प्रतिबंध लगा दी, आप नहीं जाओगे पूजा करने, आप नहीं जाओगे मस्जिद में नमाज पढ़ने। इसलिए सन्यासी विद्रोह हो गया। सन्यासी लोग थे, इनको रोकते थे। इसी का है एक रूप है फकीर विद्रोह, 1776 से 77, इसी का रूप है, ठीक है। इसमें कौन था, मजनू शाह थे, चिराग, इसी में है, दोनों में है, ठीक है। भवानी पाठक, देवी चौधरानी, ये बंगाल में था, यही था तीर्थ स्थल। अब देखते हैं चेरा विद्रोह। चेरा विद्रोह समय 1800 से लेकर 1802 तक।
इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूषण सिंह थे। ठीक है। एरिया कौन सा था? पलामू। इसका कारण क्या था? उच्च कर संग्रह, मतलब कि जो जमीन जायदाद थी, चाहे किसी कोई खेती करता था, उस पर उच्च कर संग्रह करते थे। इसीलिए भूषण सिंह ने इसका नेतृत्व किया और चेरा विद्रोह हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलूथम्पी विद्रोह कब हुआ? 1808 से लेकर 1809 में। बेलूथम्पी विद्रोह त्रावणकोर कहाँ है? केरल में। कारण क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो थी कंपनी के अधिकार के विरुद्ध। जो किसकी विद्रोह हुआ था? क्यों हुआ था? क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का अधिकार क्षेत्र में जो चीज़ थे, ये क्या करते थे? ईस्ट इंडिया वासी जो थे, मतलब कि अंग्रेज, उसमें ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधित्व, ये क्या करते थे? जबरन लोगों से लेते थे उपहार के रूप में, कुछ न कुछ हमको दो। इसलिए विद्रोह हो गया बेलूथम्पी का। बरेली विद्रोह 1816 में। मुफ्ती मोहम्मद एवाज इसका नेतृत्व करता है, बरेली में हुआ। ये क्यों हुआ? कारण इसका था कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पुलिस कर लगा दिया गया, मजिस्ट्रेट का व्यवहार सही न था हिंदू मुस्लिमों के खिलाफ। ठीक है। पाइका विद्रोह 1817 से 1818 ईस्वी में। जगत बंधु कहाँ हुआ? उड़ीसा में, उसमें उड़िया बोला जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हुआ था ये। ठीक है। अब अगला विद्रोह है पालीकार विद्रोह 1795 से लेकर 1805 में। कहाँ हुआ? इसका नेतृत्व करता थे कट्टाबोक्का नायकन। कौन थे? कट्टाबोक्का नायकन। दक्षिण भारत में पूरा हुआ था। दक्षिण भारत में एरिया कौन कौन सा आ जाएगा? कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, तमिल आ जाएगा, आंध्रा आ जाएगा ना, इसके बाद तेलंगाना आ जाएगा। इस एरिया में हुआ था। क्यों हुआ था? पालीगार की जो सेना थी ना, एक टुकड़ी संयुक्त सेना पर, जो पालीगार की एक सेना थी, ठीक, और पालीगार में ही एक संयुक्त सेना थी, उन दोनों के बीच में हुआ। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पालीगार विद्रोह। पालीगार की सेना और पालीगार की संयुक्त सेना किसकी थी? अंग्रेजों की। उसी में से एक सेना थी, एक सेना की टुकड़ी ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। कारण जानेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी भाई साहब, नहीं तो ऐसे आप रटते रह जाइए, कोई मतलब नहीं है। अगला हमारा है बेल्लोर सिपाही विद्रोह। ये कब हुआ? 1806 ईस्वी में। इसके एक नेतृत्वकर्ता कौन थे? भारतीय सिपाही टीपू सुल्तान के वंशज के साथ था। जो बेल्लोर का विद्रोह था, इसमें क्या थे? भारतीयों के सिपाहियों के क्या था? ड्रेस कोड को लेके। और जब यहाँ पे टीपू सुल्तान का तो मार दिया गया, उसके लेकिन वंशजों के साथ क्या किया जा रहा था? अनादर किया जा रहा था, उनसे दुर्व्यवहार किया जाता, इसीलिए बेल्लोर सिपाही विद्रोह हुआ। ठीक है। एक काम करिएगा, पीडीएफ से ज़रूर पढ़िए, या तो स्क्रीनशॉट लिख लीजिए आप, या तो पीडीएफ से आप कर लीजिए, क्योंकि आपको आसानी पड़ेगी। मैंने बहुत ज़्यादा मटेरियल को कम समय में बस समझाने का मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िए, सब कुछ वहाँ आपको मिलेगा। अगला है नायक विद्रोह। ठीक है। 1806 ईस्वी से 1600 ईस्वी में। इसका नेतृत्व करता है अचल सिंह। होता है बंगाल में, मेदिनीपुर में। इसमें क्या हुआ? जो विलय की नीति थी, हड़प की नीति थी, भेदभाव की नीति थी, इसके कारण हुआ। ठीक है। रामोसी विद्रोह 1822 से लेके 29 तक चला। इसके नेतृत्व करता थे चितूर सिंह थे और उमाजी थे। एरिया था पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र एरिया था। पश्चिमी घाट में पूरा आता, लेकिन महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। ठीक है। रामोसी विद्रोह याद रखिएगा। क्यों हुआ था? क्योंकि वहाँ अकाल पड़ा था। ठीक है। और वहाँ किसानों का विद्रोह हो गया, मतलब अकाल पड़ा है, आप कुछ नहीं करेंगे तो विद्रोह होगा ही होगा। इसीलिए इसको रामोसी विद्रोह को किसानों का विद्रोह भी कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा गया है कि रामोसी किस विद्रोह को किसान विद्रोह कहा जाता है? रामोसी विद्रोह। अभी हम देखेंगे सभी की विद्रोह को, कौन सा किसान विद्रोह था, कौन सा सैनिक विद्रोह था। ठीक है। अगला है अहोम विद्रोह 1828 से 30 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता गोमधर कुंवर, गदाधर सिंह थे, कुमार उपचंद थे। एरिया था असम का। ठीक है। कारण क्या था? जो बर्मी युद्ध चल रहा था ना, बर्मी मतलब कि आज का बर्मा, ठीक है, उस समय का बर्मा बोला जाता था, आज का म्यांमार। ये यहाँ पे जब बर्मा युद्ध चला तो अहोम जाति से बोले कि हम बर्मा से युद्ध करने के बाद चले जाएंगे।
लेकिन ये क्या करने लगे, उन्हीं पे शासन करने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसलिए विद्रोह हुआ जिसका नाम पड़ा अहोम विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 31 ईस्वी में, इसके नेतृत्व करता करमशाह थे। और कौन थे? टीपू वीर थे। करमशाह और टीपू वीर। ये एरिया था बंगाल का। ठीक है, क्यों हुआ था? कारण इसका था किसानों पे लगाए जा रहे अत्यधिक कर के लिए। मतलब क्या किए कि किसानों पे अत्यधिक कर लगा दी, इसलिए पागलपंथी विद्रोह। ठीक है, अगला है खांसी विद्रोह। ठीक है, खांसी विद्रोह का समय था 1829 से लेकर 33 तक। ठीक है, नेतृत्व करता थे तीर्थक सिंह। एरिया था, मतलब क्षेत्र था मेघालय और असम। क्यों हुआ? ये जो ब्रह्मपुत्र की घाटी को सिलहट से जोड़ने का कार्य चला जा रहा था। ठीक है, तो वहाँ मजदूरों के रूप में ज़बरदस्ती लोगों को ले जा रहे थे, तो वहाँ के लोग विद्रोह कर दिए। खासी जनजाति एक जनजाति थी और वहाँ पे जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो जब विद्रोह कर दिए तो इसलिए इस विद्रोह का नाम पड़ गया खासी विद्रोह, क्योंकि ये सड़क ज़बरदस्ती लेबरों से बनवाते थे। अगला है खोड़ विद्रोह। समय था 1837 से 56। चक्र बोई। एरिया था उड़ीसा का। कारण था औपनिवेशिक अधिकारी, मतलब जो अधिकारी थे बाहरी ब्रिटिश इंडिया के, और जमींदारों द्वारा आदिवासी भूमि का अलगाव कर रहे थे कि ये ऐसी ज़मीन है, मतलब कि ये आपकी है, आपकी नहीं है। अगला है मोपला विद्रोह। इसका समय पीरियड है 1836 से लेकर 54 तक। इसके नेतृत्वकर्ता अली मुसलियार थे, वरियान थे, कुन्ननाथ थे। ठीक है, एक एरिया था मालाबार, वही केरल आता है मालाबार के क्षेत्र में। कारण था मुस्लिम और हिंदुओं पे जमींदार उच्च लगान हिंसा। जो मुस्लिम वहाँ के लोग थे, वहाँ पे हिंदू क्या थे? जमींदार थे। ठीक है, वो उच्च लगान लेते थे और हिंसा फैलाते थे मुसलमानों के साथ, इसलिए मोपला विद्रोह को एक तरह से मुस्लिमों का विद्रोह भी कहा जाता है। यहाँ मुस्लिम लोग किए थे। अगला है फरेजी आंदोलन 1838 से लेकर 1857 तक। इसका नेतृत्व करता शरीयतुल्लाह दादू मियाँ, इसके गुरु थे। ठीक है, कहाँ हुआ? फरीदपुर बंगाल में। मुसलमान प्रथाओं को छोड़ना, मतलब कि फरेजी विद्रोह इसलिए हुआ, कारण इसका था कि मुसलमानों को अंग्रेज कहने लगे कि आप अपनी प्रथाओं को छोड़ो, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ अगर जाएंगे आप तो वहाँ विद्रोह होगा ही। अगला है हमारा कुका विद्रोह। समय था इसका 1840 लेके 72 तक। इसके नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल, राम सिंह। क्षेत्र था बंगाल का, सॉरी पंजाब का। यहाँ पे क्या किया जा रहा था कि गायों की हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था, सिख धर्म की बुराई की जा रही थी, इसलिए कौन सा विद्रोह हुआ? कुका विद्रोह। अगला है संथाल विद्रोह। इसका समय काल है 1855 से लेके 57 तक है, छूट गया। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम क्लियर कर देंगे अगले क्लास में। इसमें सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव ये नेतृत्व करते थे। बिहार और झारखंड इसका एरिया था। क्यों हुआ? अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, जमींदारी अत्याचार करते थे। ठीक है, इसी के खिलाफ कौन सा था? संथाल विद्रोह। ठीक है, अगला हमारा है बहावी आंदोलन। इसका समय काल है 1820 से 1870 ईस्वी तक। ठीक है, इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? पहले थे सैयद अहमद बरेली। इनका मृत्यु कब हो गया? 1831 में। इसके बाद कौन इसका नेतृत्व किया? विलायत अली किए, इनाम अली किए, अहमदुल्ला किए, मौलवी कासिम किए, टीपू मीर किए, टिट्टू मियाँ किए। लेकिन सैयद अहमद बरेली के मरने के बाद पटना इसका केंद्र बना। ठीक है, बिहार और बंगाल पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रसार हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या था विद्रोह होने का? पैगंबर के समय के इस्लाम को दोबारा लागू करना चाहते थे, मतलब जो पहले इस्लाम का धर्म था उसको ये लोग लागू करना चाहते थे, और इस्लाम धर्म में जो बदलाव हुआ, सुधार किए जा रहे थे, उसको ही विरोध करते थे। मतलब अंग्रेज कहते थे कि आपका धर्म नहीं सही है, इसलिए तो और धार्मिक युद्ध हुए। अगला है मुंडा विद्रोह। इसके समय काल है 1899 से 1900 तक। इसका नेतृत्व करता है उलगुलान और बिरसा मुंडा। ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट एरिया था झारखंड और बिहार का। ठीक, इसका कारण क्या क्या था?
औपनिवेशिक और अस्थायी अधिकारियों के द्वारा क्या किया जाता है, आदिवासियों की जमीन को हड़पना। जमीन हड़पने के विरोध में कौन सा हुआ, मुंडा विद्रोह, क्षेत्र झारखंड का। अगला विद्रोह है नील विद्रोह। नील विद्रोह क्यों, इसका समय था 1859 से 60, यही 1857 की क्रांति का ही समय था ये। इसके दिगंबर थे, विष्णुचल थे। कहाँ हुआ, नदिया, बंगाल। क्यों, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे क्या हुआ था कि नीलों की दाम में गिरावट होगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे यूरोप में नील ऐसे उत्पादन मतलब कि वहाँ पे विकसित कर लिया गया था और यहाँ कीमतें कम हो गई तो लोग नील खेती नहीं करना चाह रहे थे। आगे आपको मिलेगा भी, ठीक है, नील खेती नहीं करना चाह रहे थे तो यहाँ ज़बरदस्ती खेती कराया जा रहा था, इसलिए कौन सा विद्रोह हुआ, नील आंदोलन। अगला है ताना भगत आंदोलन। कब हुआ, 1914 से 1920 में। इसके नेतृत्व करता है जतरा भगत, बलराम भगत। एरिया था छोटा झारखंड का, छोटा नागपुर का। कहाँ पड़ता है, झारखंड में। इसका कारण क्या था, छोटा नागपुर के उराव समुदाय में बुरी प्रथाओं की रोकना। जो ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ था ये बुरी प्रथाओं को रोकने को लेकर हुआ था। अगला है जिया तरंग आंदोलन। कब हुआ, 1930 में। रानी गाइडेंस लूट थी, कहाँ पे हुआ था, मणिपुर में। सरकारों की, इसका कारण क्या था, सरकार के खिलाफ नागाओं को संगठित करना। नागा एक जनजाति थी मणिपुर में, उन्होंने संगठित करने के लिए जिया तरंगी आंदोलन चलाए। जितने भी आंदोलन हैं इसको आप लिख लीजिएगा, ये PDF का मैं लिंक लगा दूंगा, पेमेंट करके आप ले सकते हैं। PDF का पूरी आधुनिक भारत का आपको केवल 20 रुपये में मिलेगा, ठीक है। बस जो टाइपिंग का है मैं वही ले रहा हूँ, बाकी मुझे कुछ पैसे उसे का नहीं ज़रूरत है। जो कंटेंट है बस पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अगला है, अब कुछ हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से जनजाति विद्रोह थे और कौन कौन से किसान आंदोलन, ठीक है। तो जनजाति विद्रोह में आ जाएंगे आपके कोल, होय, मुंडा, संथाल, खोड़, भील, कोली, फिर खासी विद्रोह। ये सब कैसे विद्रोह थे, ये सब के सब विद्रोह आपके जनजाति विद्रोह थे, ठीक है। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन जो शुरू होता था धार्मिक स्वर के साथ होता था, मतलब जैसे धार्मिक पूजा की जाती है ना, उसी के स्वर के साथ शुरू होता था। इसमें कौन कौन से थे किसान आंदोलन, पागलपंथी, फरेजी, मोपला। सिपाही विद्रोह थे, वेल्लोर की, 34 नेशन इन्फिनिटी, ठीक है। सिविल विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, वेल थम्पी, होम। इसके बाद बहाबी, कूका, ये सब कैसे थे, सिविल विद्रोह, ठीक है। अब देख लेते हैं बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा, सॉरी। ये जो बिरसा मुंडा था सिंह बोगा की पूजा का समर्थन का आह्वान किया था, मतलब समर्थन किया था, मतलब एक की शुरुआत की। और इसको 3 फरवरी 1900 को सोते हुए पकड़ लिया गया और रांची जेल में कैद कर दिया गया और यहीं इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। अब हम 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 किसकी थी, BD सावरकर की। 1857 SN सेन की थी। अहाब ए बगावत ए हिंद, सर सैयद अहमद खान की थी। आपदा ए हिंद खान की थी। द सिपाही मिलिट्री एंड द रिवोल्यूशन 1857 ए मजूमदार की थी, ठीक है। 1857 क्रांति के कारण क्यों हुआ, इसके कुछ सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे। जैसे सामाजिक धार्मिक कारण, जैसे कि चर्बी का प्रयोग कर देना, तो हमारे धर्म से हो गया। सुअर की चर्बी से मुस्लिम लोग प्रभावित हुए, गाय की चर्बी से हिंदू लोग प्रभावित हुए, तो इस प्रकार ये सामाजिक और धार्मिक हो गया। राजनीतिक मतलब कि जैसे नाना साहब का छीन लिया गया, ठीक है, उन्होंने कहाँ कर दिया, कानपुर में। आर्थिक कारण, जैसे कि सब लूटपाट करते थे अंग्रेज, ठीक है। और इसमें तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक यही कारण था सैनिक कारण, जो भेदभाव शुरू हो गया था सैनिकों के साथ, गोरे का, काले का। और युद्ध के लिए कहाँ, युद्ध के लिए कहते थे कि समुद्र पार भी चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उसमें भारतीय लोग समुद्र पार करना मतलब अधर्म मानते थे। और चर्बी वाले कारतूस, यही तो मेन सबसे कारण बना, ठीक है। क्या हुआ कि इनफील्ड राइफल आया, जिसे मुंह, उसकी गोली को मुंह से खोला जाता था, ठीक है। और उसमें किसके चर्बी की बनी होती है, अफवाह फैल गई।
तो इसी समय 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी 34वीं NI रेजिमेंट में मंगल पांडे ने जो थे उन्होंने अपना विरोध किया कि हम नहीं खोलेंगे मुंह से और किसी को नहीं खोलने देंगे। लेकिन वहाँ पे जब विरोध करने के बाद नहीं माने तो उन्होंने लेफ्टिनेंट कौन था, बाघ था, और जनरल ह्यूसन की क्या किए, उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, इसके कारण 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। मारा कब, 29 मार्च 1857 को, फांसी हुई 8 अप्रैल को। दोनों डेट बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अब देखिए, अब एक मतलब कि 1857 की क्रांति के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। वो तिथि थी 31 मई 1857 ईस्वी को। लेकिन क्रांति प्रारंभ कब हो गई, 10 मई 1857 को, यानी कि समय से पहले शुरू हो गई। अब कोई भी काम समय से पहले करना असफल ही होता है, इसी प्रकार ही असफल हो गया। लेकिन ये 12 मई को कहाँ पहुँचा, दिल्ली पे अधिकार कर लिया गया, और दिल्ली पहुँचा और वहीं पे अधिकार कर लिया गया। अब इस स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। ठीक है, अब इन नेतृत्वकर्ताओं का हम देख लेते हैं कौन कहाँ नेतृत्व किया। देखिए, दिल्ली में कौन किया, बहादुर शाह जफर ने। वक्त खान ने सैन्य नेतृत्व किया। इस समय दमनकर्ता में निकलसन जो था वहाँ पे मारा गया। फिर इसके बाद आता है हडसन, जिसने विद्रोह को दबा दिया। कानपुर में नाना शाह और तात्या टोपे सैन्य रूप से नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, और नाना साहब में बहुत बूढ़े हो गए थे। बहादुर शाह जफर ये भी बूढ़ा ही हो गया था, लगभग ज़्यादा बूढ़ा ये था, ये थोड़े कम थे। लेकिन तात्या टोपे को क्या हुआ कि जब कैम्पबेल यहाँ पे दमनकर्ता के रूप में आया तो ये भाग के अब वहाँ हारने लगे तो ग्वालियर भागे, और वहाँ के मान सिंह ने विश्वासघात इनके साथ कर दिया और वहाँ पकड़े लिए गए ग्वालियर में, और वहीं पे इनको फांसी दे दी गई। आगे देखते हैं लखनऊ में कौन विद्रोह किया, बेगम हजरत महल ने किया। यहाँ पे कौन, हेनरी लॉरेंस पहले आया। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस को क्या किया गया, इसने पहले आया तो ये मार दिया गया। फिर कैम्पबेल आया और यहाँ पे इस मतलब कि आंदोलन को दबाता है। बरेली में किसने किया, खान बहादुर खान ने। दबाया किसने, कैम्पबेल ने। याद रखिएगा, कई किताबों ये गलत दिया गया है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने। यहाँ कौन दबाता है, कर्नल नील। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ कौन, ह्यूरोज, इसको याद रखिएगा। मथुरा में देवी सिंह। ठीक है, यहाँ के दमनकर्ता का नाम सही मिल नहीं रहा था, इसलिए हमने नहीं लिखा। मेरठ में कदम सिंह भी है, याद रखिएगा। दिल्ली का अलग है, मेरठ का अलग, जब पूछेगा तो अलग हो जाएगा। वैसे दिल्ली ही पूछता है, मेरठ कम पूछता है। यहाँ भी हडसन ने किया, दबाया मतलब विद्रोह को। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने। जब कुंवर सिंह को विलियम टेलर और आयर ने क्या किया, मार दिया, तो उसके बाद अमर सिंह ने थोड़े समय के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया, और ये कौन थे, उनके भाई थे। इलाहाबाद में लियाकत अली। यहाँ कौन दबाया विद्रोह को, कर्नल नील ने। ठीक है, अब देखिए 1857 से संबंधित कुछ लोगों का मत था, और इतिहासकार कौन कौन थे थोड़ा देख लीजिए। मतलब कहें क्रांति को लेकर क्या कहें। सबसे पहले बर्बरता और सभ्यता के मध्य की युद्ध था। ये किसने कहा, TR होम ने कहा। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा, BD सावरकर ने। ये तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, ना प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा, RC मजूमदार ने कहा। ये आरंभिक स्वरूप सैनिक विद्रोह, बाद में कैसा हो गया, राजनीतिक, किसने कहा, SN सेन ने कहा। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, किसने कहा, डिजरायली ने कहा। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, किसने कहा, सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम का प्रश्न था, किसने कहा, जेम्स आउटरम ने कहा और WD टेलर ने कहा। अगला, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा, LIR रीज ने कहा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। भारतीय सेना 1857 के समय में सबसे ऊंचा पद प्राप्त होने वाला कौन सा था, सूबेदार का था। अब देखिए, ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये पूछ लिया जाता है कहीं कहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। असफलता के कारण क्या थे, मतलब भारतीय सफल क्यों हो गया 1857 क्रांति में, देख लेते हैं। ये निश्चित समय की प्रतीक्षा न करना, मतलब कि
जब शुरू कर 31 तारीख को शुरू होने वाला था उससे पहले ही शुरू हो गया, इसलिए निश्चित समय का प्रतीक्षा न करना। देसी राजाओं आदि का देशद्रोह के रूप में रुख, जैसे ग्वालियर की सिंधिया किसका दे दिए थे? अंग्रेजों का है। इंदौर के होलकर अंग्रेजों का। हैदराबाद का निजाम ये भी सपोर्ट किया अंग्रेजों को। और सिख रेजिमेंट एक बना था वो भी सपोर्ट किया। तीसरा, ये आंशिक रूप से सांप्रदायिक का खेल था, ठीक है, मतलब आंशिक रूप से संप्रदाय के ही खिलाफ, जैसे कि मंगल पांडे ने क्या किया, जो चरबी के खिलाफ था उसमें भी हो गया, सांप्रदायिक ही रह गया, कुछ ही क्षेत्रों में रह गया, पूर्ण रूप से क्रांति नहीं हो पाई, कुछ लोग सांप्रदायिक नहीं चाहते थे, ठीक है। चौथा, संपूर्ण देश में प्रसारित ना होना, अभी बताया ना, बस सांप्रदायिक बन के रह गया, कुछ ही क्षेत्रों में, पूरे संपूर्ण देश में नहीं लागू हुआ। आधुनिक शस्त्रों का अभाव था, यानी कि जैसे अंग्रेज के पास आधुनिक थे, हमारे पास क्या थे? तीर कमान थे, भाला थे, भाला भी उतने नहीं थे, लाठी डंडा यही थे। और सहायता साधनों का मतलब जो साधन थे उनका मतलब कि अभाव था। रेल, डाक, तार, परिवहन वो समय नहीं था कि संदेश भेजा कि हर क्षेत्र में युद्ध का आरंभ कर दिया जाए, ठीक है। सैनिक संख्या में अंतर थी। देखिए सैनिक संख्या में तो भारतीय ज़्यादा थे लेकिन अंग्रेज कम थे, लेकिन अंग्रेज क्या करते थे? बड़े बड़े पद पर बैठे थे, ठीक है, और नेतृत्वकर्ता के रूप में सबको अपना पैसा दे के सैनिक बनाए ही थे, तो इसलिए सैनिक उसके पास ज़्यादा हो गए। एकीकृत विचारधारा का और चेतना की कमी थी, जैसे कोई अपने पद के लिए, जैसे मंगल पांडे चरबी एक सांप्रदायिक हो गए, ठीक। इधर कानपुर में अपने मतलब पेंशन के लिए, लखनऊ में आपकी बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही थी वो अपने गद्दी के लिए, तो ऐसे बन गया। मतलब कोई एक विचार नहीं, हमको स्वतंत्र होना है, ये किसी के मन में था नहीं था, सभी लोग अपने अपने लिए लड़ रहे थे। अब देखिए क्रांति का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज विजयी हुए, ठीक है। अब क्रांति के बाद सरकार की नीति में कुछ परिवर्तन आया, परिवर्तन को देख लेते हैं। इसमें सत्ता का हस्तांतरण हुआ, जो भारत शासन अधिनियम आया, ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? कंपनी के शासन को खत्म किया जाता है, अब भारत का शासन किसके? क्राउन के अधीन रहेगा। और सतर्कता में वृद्धि की है कि कौन? अंग्रेज, कि अब सतर्क रहना पड़ेगा, यानी कि यहाँ के लोग चेतित मतलब कि चिंतन कर रहे हैं युद्ध करने के लिए क्या हो गए? सतर्क हो गए। पील आयोग का गठन किया गया। पील आयोग भारतीय सेना के नवगठन से संबंधित था। इसमें क्या किया गया कि बंगाल में सेना 2 संबंध 1 के अनुपात में रखा गया, मतलब कि अगर 100 यहाँ अंग्रेज रहेंगे तो 200 भारतीय रहेंगे। और यही मद्रास में क्या किया गया? मद्रास और बम्बई में कि अगर 2 अंग्रेज रहेंगे, ठीक है, तो 5 भारतीय रहेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा अंग्रेज की सेना कहाँ रहने लगे? बंगाल में। बंगाल से इसका शुरुआत हुआ था। अब देखिए शस्त्रागार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब कि कोई भी भारतीय शस्त्र नहीं, मतलब कि बंदूक नहीं रख सकता है, इस पे लगा दिया गया, ठीक है। देसी राजाओं से मित्रता, मतलब सोचे कि अब देसी राजाओं से मित्रता रखो, उनको अपने अधीन रखो। आप लोग सब नीति उधर पढ़ रही थे, ठीक है। इस संधि व्यापकता का सिद्धांत पढ़ाया आप लोग को, संधि मित्रता का सब कुछ बताए थे, वैसे राजाओं के साथ व्यवहार करने लगे। आगे बिहार, अवध था उन क्षेत्रों के व्यक्ति को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उनको क्या किया गया? उनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया, ठीक है, और उनको सेना की संख्या में कर दिया गया, मतलब कि सेना की संख्या में कम कर दिया गया। और जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को दबाने में मदद की थी, उन्हें क्या किया गया? लड़ाकू जाति घोषित किया गया। जैसे कौन कौन थे? सिख थे, गोरखा थे, पठान थे, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं भारतीय की नीति में क्या परिवर्तन आया? आत्मबल में वृद्धि हुई, मतलब 1857 क्रांति में पूरी रूप से तो लागू हुआ नहीं था देश में, तो इससे क्या हुआ कि आत्मबल बना कि अरे यार अभी जब हम एक नहीं थे तो इतना लड़ गए, हम एक होके लड़ेंगे हम। राजनीतिक जागरूकता आई, संगठन की प्रेरणा हुआ, एकता की प्रेरणा बना, स्वतंत्रता आंदोलन की एक नई दृष्टि बनी, मतलब वही बोला ना कि जब हम एक होके अब नई विचारधारा के साथ, जैसे असहयोग आंदोलन आया, सबने अब क्या आंदोलन आया, ये सब एक रूप माने जाते हैं कि 1857 की क्रांति को ही देख के आगे बढ़े लोग, ठीक है। अब देखते हैं कुछ सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। उसी समय जिसमें 1857 की क्रांति चल रही थी, उसमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी चल रहा था। सबसे पहले हम देखते हैं राजा राम मनोहर राय, मृत्यु इनकी हुई 1833 ईस्वी में।
आप लोग कमेंट करिएगा इनका जन्म कहाँ हुआ था। ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इनको उपाधि कौन कौन सी दी गई। भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर कहा गया, भारतीय पत्रकारिता की जनक भी कहा जाता था, और राजा इनको अकबर द्वितीय ने दिया था राजा की उपाधि। और यही उपाधि लेके जब गए थे तो अकबर द्वितीय के लिए पेंशन के लिए गए थे इंग्लैंड में, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पुस्तकें देख लेते हैं। पहला एक ईश्वरवादी, दूसरा तूफात उल मुवादीन, ठीक है। तीसरा था प्रिंसेस ऑफ जीसस। ये जो प्रिंसेस ऑफ जीसस एक फारसी थी और ईसाई धर्म की एक, जो ईसाइयों का धर्म होता है उस पर लिखा था। न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश, जो ईसाइयों का एक धर्म ग्रंथ आता है, ठीक है, जिसमें उनका सभी मतलब कि जैसे बाइबिल होता है, हम लोग हिंदू धर्म का भी एक होता है, सिख का भी एक होता है, उसी तरह न्यू टेस्टामेंट एक उनकी किताब होती है धर्म ग्रंथ से, ठीक है। उसी से यहाँ से नैतिक और दार्शनिक संदेश कर लिया गया। अब देखते हैं 8वीं सभा की इन्होंने स्थापना किया 1815 में, कहाँ, कलकत्ता में। दूसरा हिंदी कॉलेज 1817 में स्थापन किया, हिंदू कॉलेज कहाँ, कलकत्ता में। किसकी सहयोग से, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफन की मदद से। तीसरा वेदांत कॉलेज, बहुत तीनों पूछे जाते हैं एग्जाम में, 1825 में। इसको कमेंट करिएगा कहाँ स्थापना की गई, देखते हैं आप लोग। तीसरा इन्होंने विधवा जो विवाह का समर्थन एवं बाल विवाह का विरोध किया, ठीक, और इन्हीं के प्रयासों से 1829 में इसको विधवा विवाह को क्या किया कर दिया गया। विधवा देखो, इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा और गैर कानूनी घोषित की गई, ठीक है। जो सती प्रथा होती थी मतलब उसमें क्या जला देना, ठीक है, उसे 1829 में कानूनी मान्यता मिल गई। और उसमें किसने दिया, विलियम बेंटिंक के द्वारा। ये धर्म में, हिंदुओं के धर्म में हो रहा, इसलिए धार्मिक युद्ध भी बोला जाता था 1857 की क्रांति। ये सब कब रहा, 1829 में हो रहा। यही मूल रूप से 1857 की क्रांति का आगे चल के ये भी इसलिए इसका भी उल्लेख होता है। तब 1857 की क्रांति में ये भी धार्मिक कारण भी बनता है, अभी बताए थे कि धार्मिक कारण, ठीक है। तो सब कुछ ये सब देखिए 1857 की क्रांति से सब पहले ही हो रहा। अगला इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की, कब, 1888 में। ये ब्रह्म सभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहला हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था ये, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि इसमें बहुत देवतावाद तथा मूर्तिवाद का विरोध किया, बहुपत्नी प्रथा, सती प्रथा का विरोध किया, ठीक। परमात्मा निर्गुण एवं निराकार है, मतलब परमात्मा न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है। इन्होंने क्या माना, निर्गुण माना। इसके सदस्य कौन कौन लोग हुए, इसके सदस्य हुए आपके देवेंद्र नाथ टैगोर हुए, 1842 में सदस्य बने। फिर केशव चंद्र सेन 1858 बने। अब देखिए ब्रह्म समाज का विभाजन हो जाता है 1865 में, ठीक। आदि ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज बना था उनके कार्यकाल में, उसके आदि ब्रह्म समाज को नाम दिया गया आगे। उसके प्रमुख कौन बने, देवेंद्र नाथ। और दूसरे ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, मतलब कि केशव चंद्र ने इसका एक नई शाखा बना दी अलग होकर, इन्होंने क्या नाम रखा, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। 9 विधान ब्रह्म समाज की स्थापना की, किसने, केशव चंद्र ने। अब आगे देख लेते हैं दयानंद सरस्वती के बारे में, ठीक है। इनका बचपन का नाम मूल शंकर। प्रथम गुरु कौन थे, स्वामी पूर्वानंद थे। वेदांत की शिक्षा कहाँ लिए, मथुरा में, एक अंधे गुरु से। उनका नाम क्या था, बिरजानंद। उपाधि हमने देखी कम शब्दों में सब कुछ लिखने की कोशिश किया है कि जिससे आप रिवीजन कर सकें। अब पूरी पता चला कि किताब ही पढ़ना होता तो हम क्यों यहाँ पढ़ाते हैं। किताब है, आप जाके पढ़िए, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए। आगे देख लीजिए उपाधि। भारत का इनको क्या कहा गया, भारत का मार्टिन लूथर कहा गया, ठीक है। जैसे राजा राम मोहन राय को भी उपाधि मिली थी, ऐसे इनको भी मिला था, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता था। दूसरा इन्होंने स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, ठीक है। इन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, भारत भारतवासियों के लिए है, ठीक है। पाखंडित पताका लहराया 1867 ईस्वी में, ठीक है। आगे इन्होंने भी आर्य समाज की स्थापना की, कहाँ, मुंबई में, कब, 1875 में।
इसके बारे में कुछ जान लेते हैं आर्य समाज में। इन्होंने वेद ही ज्ञान के स्रोत हैं इन्होंने कहा, ठीक। मूर्ति पूजा का खंडन किया इन्होंने भी, और उधर राजा राम मनोहर भी आर्य ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अवतारवाद का विरोध किया, कर्म और पुनर्जागरण एवं आत्मा के बारंबार जन्म लेने पर विश्वास, ठीक है। अगला, एक ईश्वर में ही विश्वास जो निरंकारी है। अब आप लोग आर्य समाज और ब्रह्म समाज में क्या अंतर है, ठीक है, ये आप कमेंट में बताएंगे। आर्य समाज के अंतर्गत देख लीजिए, गुरुकुल स्थापना हुआ कब, 1902 ईस्वी में। कहाँ पे, कागड़ी के पास, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध में यह स्थापना हुआ। कौन सा, गुरुकुल स्थापना। पाश्चात्य शिक्षा मतलब जो पश्चिमी यूरोपीय शिक्षा थी उसके खिलाफ यह स्थापना की गई। इसके समर्थक कौन थे, नेतृत्वकर्ता स्वामी सिद्धानंद थे, लेखाराम थे, मुंशी राम थे। दूसरा, दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल खोला गया, ठीक। ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन द्वारा, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थन में, मतलब कि यूरोपीय जो शिक्षा थी उसी को पश्चिमी एरिया का उसे पाश्चात्य शिक्षा बोला जाता है कि समर्थन में। ये लाहौर है, ठीक है, लाहौर हो गया है लेकिन लाहौर रहेगा। 1886 में आपको जब PDF रहेगा तो उसमें सब सही करके मिलेगा, उसका टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन आप PDF जरूर लीजिएगा और PDF से रिवीजन करने में आसानी पड़ेगी। कम शब्द में मैंने पूरा NCERT को कवर किया और पूर्वावलोकन जो आती है घटना चक्र उसको कवर किया। इससे ज़्यादा पढ़ना, अब भाई जो पढ़ सके तो पढ़ सकता है, एक एक लोग हैं यहाँ पे धरती पे। अगला देख लेते हैं, नेतृत्वकर्ता कौन बने, हंसराज एवं लाला, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, थियोफिजिकल सोसाइटी आंदोलन। थियोफिजिकल सोसाइटी आंदोलन, इसकी स्थापना कौन कर रहा है, मैडम HP ब्लासविकी कर रहे हैं, ठीक है। और कर्नल अलकाट 1875 में, कहाँ हुआ, न्यूयॉर्क में। ये किस लिए था, हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर आधारित था। हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ था, अडयार मद्रास के निकट बना, भारत में। इसमें एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा देख लिया जाता है। ये क्या थी, थियोसोफिकल सदस्य कब बनी, ये थियोसोफिकल सदस्य 1888 में। अब भारत आगमन होता है 1893 में। एनी बेसेंट अध्यक्ष कब बनी, 1917 में, ठीक है, भारत में लोकप्रिय होने के बाद, ठीक है। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये 1917 ही रहेगा, थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, डेट हमको कंफर्म नहीं लग रहा है लेकिन नहीं रहेगा। इन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की कब, 1898 में। कहाँ पे, बनारस में, ठीक है। मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हिंदू, इसका नाम क्या कर दिया गया, हिंदू विश्वविद्यालय, कब, 1916 ईस्वी में, ठीक है। अगला देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद। इनका नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, बहुत महत्वपूर्ण दत्त नाम, नरेंद्र मोदी भी नाम चल रहा है। आगे देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद टॉपिक पे आते हैं, मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है। गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। और क्या कौन थे ये, परमहंस मठ के संस्थापक, रामकृष्ण परमहंस मठ के संस्थापक थे, ठीक है। ये नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने, कौन, स्वामी विवेकानंद। क्या बने, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व। इन्होंने स्थापना क्या क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कब, 1857 में। ये मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ठीक है। तीनों में आप लोग अंतर देते रहे। पुस्तक, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग। प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन जब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, शिकागो अमेरिका में 1893 में। इन्होंने वहाँ पे जब भाषण दिए थे, पहला शब्द क्या प्रयोग किए थे, भाई और बहनों। ये शब्द पूछ सकता है, इन्होंने सबसे पहले वर्ड यूज किया, भाई और बहनों। इतने पे ही पूरे जो लोग बैठे थे विश्व के लोग, सब लोगों ने ताली बजा के इनका स्वागत किया, ठीक है। 25 साल की एज थी में ही इनके देहांत भी हो गया, सोच लिए 25 साल की एज में क्या कर गए। अब देखिए, हेनरी विलियम डिरोजी, ये कौन थे, आंग्ल भारतीय थे। इन्होंने स्थापना किसकी की, यंग बंगाल आंदोलन की। उग्रवादी प्रवृत्ति के थे ये, ठीक है। और इन्हें बंगाल में आधुनिक सभ्यता का जनक किसने कहा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने क्या कहा, बंगाल में आधुनिक सभ्यता के जनक। इन्होंने संपादन किसका किया, ईस्ट इंडिया जो दैनिक समाचार पत्र था उसका। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए एक सख्त आंदोलन की स्थापना की। ठीक है, फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह क्या हुआ, कानूनी मान्यता मिल गया। कब, 1856 ईस्वी में। और किसके द्वारा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बन गया। किसके कार्यकाल में बनेगा, हम आगे देख लेंगे जब वायसराय और गवर्नर जनरल पढ़ेंगे तब। ठीक है, 1856 में बना, ये इतना याद रखिए। ये बेथुन स्कूल जो था उसके सचिव बने, और इसका स्कूल की स्थापना कब हुई थी, 1849 में। इन्होंने स्त्रियों को उच्च शिक्षा में महत्वपूर्ण कार्य के लिए, मतलब स्त्रियों को उच्च शिक्षा मिले उस क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इन लोग के बारे में इतना ही पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा पूछने का मतलब पीसीएस प्री का एग्ज़ाम नहीं, आप मेंस का दे रहे हैं तो ये जान जाइए, पीसीएस मेंस तक प्री तक ये काम करेगा, इतनी गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। आगे देखते हैं सर सैयद अहमद खान। पहला, इनके बारे में जानिए, थोड़ा सा इनके बारे में कुछ जानकारी आपको बताते हैं। सर सैयद खान जो थे शुरू में भारत में क्या थे ना कि हिंदू और मुस्लिम एकता के जनक के रूप में माने जाते थे। ठीक, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इनके अंदर इतना मतलब घृणा पैदा कर दिया हिंदू के खिलाफ कि हिंदू के खिलाफ ही हो गए, और यहाँ तक कि इनके न्यायपालिका में भी स्थान दे दिए सब। उसके बाद न्यायपालिका जब रिटायर हुए तो उसके बाद इनको मतलब कि जो काउंसिल बनवाए उसमें भी इनको उपाधि देते चले गए कि आप बस हिंदू के खिलाफ बोलते रहिए। ठीक है, और यहाँ तक इन्होंने कॉलेज भी स्थापना कर दिया, लेकिन शुरू में बहुत अच्छे इंसान थे। तो ज़्यादा बातें नहीं, आगे देखते हैं। सर सैयद अहमद खान ये प्रारंभ में हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। दूसरा, ये न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह, मतलब न्यायिक में उन्हीं के कहने पे आ गए। तीसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य कब बने, सेवानिवृत्ति के पश्चात 1878 में। इनको नाइटहुड की उपाधि मिली 1888 में अंग्रेज सरकार के द्वारा। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया। पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा के घोर विरोधी। एक तरह से पहले ये जो ऐसे राजा राम मनोहर राय ये लोग काम कर रहे थे वैसे ही कर रहे थे, लेकिन बाद में इनके मतलब हिंदुओं के विरोध में हो गए। तीसरा, सातवां, घेरी और मुरीदी प्रथा को खत्म करने का वकालत किया। इनकी पत्रिका इकाई तहजीब उल असलाक। ठीक है, इनकी स्थापना देख लेते हैं। इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 की स्थापना कहाँ किया, कलकत्ता में। दूसरा, मोहम्मद एग्लो ओरिएंटिक कॉलेज 1875 में स्थापना की। आगे चल के क्या बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ठीक है, स्वतंत्रता संघर्ष इनका देख लेते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष अगला चैप्टर है हमारा, थोड़ा सा है इसमें देख लेते हैं इसके बारे में जानकारी कैसे क्या हुआ। इसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्र मतलब कि इसके बाद हमारा चैप्टर रहेगा कांग्रेस का, कांग्रेस की स्थापना उससे संबंधित रहेगा। तो देख लेते हैं भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ। आधुनिक राष्ट्रवाद का पहला, भारत में उपनिवेशी शासक के हितों में विरोध हो गया, मतलब कि जो भारत थे उपनिवेशी शासक कर रहे थे उनके विरोध में। ठीक, भारत का प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण तो हुआ था अंग्रेज के आने से, प्रशासन में, राजनीतिक में, आर्थिक में, लेकिन वो अपने लाभ बहुत ज़्यादा लेते थे, भारत के बारे में कम सोचते थे। तीसरा, पश्चात चिंतन और शिक्षा के प्रभाव। जो पश्चात मतलब कि जब शब्द जहाँ लग रहा है ना तो जान जाए कि पश्चिमी एरिया की बात की जा रही है, मतलब यूरोप के बारे में ज़्यादातर। वहाँ की वैसी सोच और शिक्षा से ही लोग विरोध मतलब कि नहीं अपनाना चाहते थे। इंग्लिश शिक्षा थी, नहीं अपनाना चाहते थे, लोग कहते थे हम देसी। लेकिन इंग्लिश शिक्षा का ये प्रभाव पड़ा कि हमारे यहाँ कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, तो उनको समझने में आसानी हो गई। जैसे हम आप चले जाएंगे मद्रास में उस समय, और यहाँ पे आप संयुक्त प्रांत में रहते थे, यूपी को संयुक्त प्रांत बोला जाता था। इन दोनों की इंग्लिश को एक मतलब कि दोनों को जोड़ने का एक साधन बना दिया गया शिक्षा में। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसका अच्छा था कुछ, लेकिन ये अपने लिए बनाए थे। प्रेस एवं समाचार पत्रों की भूमिका। जब ये प्रेस और समाचार पत्र हो गए
तब क्रांति आगे बढ़ने लगी। भारत में अतीत का पुनः अध्ययन, मतलब पहले क्या हुआ था उसको अध्ययन करके आगे बढ़ने लगे भारतवासी। भारत में अतीत में कैसा हुआ उसको देख के आगे बढ़ने लगे। सुधार आंदोलन का विकासमत स्वरूप, मतलब जो पहले आंदोलन हुए थे उसमें क्या कमियां रह गई उनको सुधार करते हुए आगे बढ़े। मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी जैसे वकील, डॉक्टर, शिक्षक, ठीक है, इनका उदय हुआ। मतलब कि ये लोग थोड़े अब जानकार हो गए थे, क्या कांग्रेस सोच रहे हैं उनके हिसाब से सोचने लगे थे, ठीक है। तत्कालिक विश्वव्यापी घटनाएं जैसे फ्रांस की क्रांति हो रही है, तब ये लोग सोचे कि जब हर जगह क्रांति हो रही है अंग्रेजों के खिलाफ तो हम भी कर सकते हैं। अंग्रेज साधनों की प्रतिक्रियावादी नीतियों का जाति अहंकार, ठीक है। इस तरह से अब हम अगला चैप्टर हमारा होगा कांग्रेस की स्थापना। तो ये आज दूसरा क्लास हमारा ख़त्म होता है और 2 घंटे की अब तक क्लास हुई है। आप देख लीजिए कम से कम 35% ख़त्म कर चुके हैं हम सिलेबस को, ठीक है। और 5 से 6 घंटे में पूरे आधुनिक भारत को ख़त्म करवा दूंगा। इतनी ही ज़रूरत होती है आपके प्री एग्ज़ाम तक पीसीएस के। अब बाकी बिहार में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी है, यूपी में जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए काफ़ी है, एमपी में जो चल रहा है उसके लिए काफ़ी है। प्री तक कोई भी एग्ज़ाम दीजिए आपका 100% तो नहीं लेकिन 80 से 85% क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो जाएंगे, ये गारंटी है। नहीं रहेगी तो आप कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा।